हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एडुग्रोन चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 9 का चैप्टर, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अब फिर से आ गए सोशलिज्म में। इसके पहले इतना सारा सोशलिज्म पढ़ा था, कम्युनिज्म पढ़ा था, एंड अभी हम फिर सोशलिज्म में आ गए। तो क्या किया जाए, इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, ओके। एंड इम्पोर्टेंट भी है, तो जस्ट मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करती हूँ एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, थोड़े पुराना चैप्टर को लिंक करके समझना तो इजीली समझ में आने लग जाएगा। वैसे आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको चैप्टर थोड़ा क्लियर हो जाए। थोड़ा सा बोरिंग है आई नो, बट जब पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा, राइट। सो लेट्स बिगिन। द एज ऑफ सोशल चेंज। अब हम बात करने वाले हैं सोशल चेंज की। कहाँ पे? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद के चेंज की बात हो रही है। उसके बाद सोशलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? जो इक्वालिटी है, जो यूरोप के अंदर था, फ्रीडम थी, उन सब के बारे में पढ़ा था, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में हुई थी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे। जैसे जो सोसाइटी में चेंजेस आए थे वो बहुत जल्दी तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन ये था धीरे धीरे आया, बट वो पॉजिटिव चेंजेस ही थे। तो अगर जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, 18th सेंचुरी सोसाइटी थी, वो थोड़ा सा स्टेट्स एंड ऑर्डर्स के बीच में बटी हुई थी। एंड वहाँ पे उसमें स्टेट्स एंड ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा चलते थे। ठीक, क्लर्जीज एंड चर्च का कंट्रोल रहता था इकोनॉमिक एंड सोशल पावर पे। सो एक तरह से कुछ ऐसा डेमोक्रेसी टाइप की कुछ भी नहीं थी, ओके। एंड सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन थोड़ा सा चेंजेस आ गए सोसाइटी में। एंड उससे क्या हुआ कि लोगों की सोच बदली। कहाँ पे? यूरोप में भी, एशिया में भी कई नए आइडियाज़ आए। एंड जो सोशल राइट्स थे वो बदले, सोशल पावर थी वो बदली। तो इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में यहाँ पे चेंजेस आपने देखे, ओके। तो अब जो चेंजेस आए तो उसमें कई लोग भी ऐसे आए होंगे जो जिन्होंने चेंजेस लाया होगा, दे आर कॉल्ड रिफॉर्मर्स। ठीक है, जो रिफॉर्म्स आए थे। एंड जो रिफॉर्म्स आए थे उसमें किस तरह के लोग थे? जब इतनी चीज़ें आई, इतने सारे चेंजेस आए, इतने सारे थॉट्स आए, तो वो थॉट प्रोसेस किसी के भी तो रहे होंगे। तो वो थॉट्स थे इन तीन लोगों के, दैट वर लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ठीक है, ये एक ग्रुप था जो लिबरल था, एक ग्रुप था जो रेडिकल था, एंड द थर्ड वन इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वॉज वेरी कंजर्वेटिव, जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे ऐसे लोग। कंजर्वेटिव जिनकी सोच होती है थोड़ी सी छोटी सोच होती है, जिनको बदलाव नहीं पसंद होते हैं, इस तरह के लोग थे कंजर्वेटिव। हम पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। लिबरल्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो लिबरल क्या थे? वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड एट टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। अच्छा, लिबरल्स क्या थे? लिबरल्स तो हम नाम से भी जान सकते हैं, जिनको चेंजेस चाहिए थे। चेंजेस इन द सेंस कि उनको ये नहीं चाहिए था कि राजा का बेटा राजा बने, एंड जो पावर आ रही है हेरिडिटरी वो चलती रहे, ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि पावर जो हो वो जनता के हाथ में हो, ठीक है, किसी एक के हाथ में नहीं हो। बट स्टिल दे वर नॉट पूरे वो डेमोक्रेसी चाहते थे, बट वो पूरे कंप्लीटली डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को वो नहीं मानते थे। वो नहीं मानते थे कि वुमेन्स को वोट का राइट देना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें उनके अंदर अच्छी थी, बस एक चीज़, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये नहीं मानते थे। वो वुमेन को पावर नहीं देना चाहते थे वोटिंग की। ये इनके साथ एक दिक्कत थी। तो चलो हम थोड़ा सा और रीडिंग कर लेते हैं। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। यहाँ पे रिलीजन्स की बात हो रही है कि हर रिलीजन्स के लिए टॉलरेशन होनी चाहिए, ठीक है। सबको हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। ठीक है, जो रूलर्स थे उस समय, उनके पास जो पावर्स थी, जैसे मैं आपको बताया, वो नहीं चाहते थे कि एक रूलर हो जिसके पास सारी पावर्स हो। उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया था। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव
elected parliamentary government subject to law interpreted by well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. इन शॉर्ट उनको डेमोक्रेसी चाहिए थी, मतलब वोटिंग के आधार पे हम अपना किंग डिसाइड करेंगे, उनको एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए थी। However, they were not Democrats. मैंने क्या बताया, डेमोक्रेसी चाहिए थी, बट वो कम्प्लीटली डेमोक्रेट्स नहीं कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि they did not believe in universal adult franchisee, that is the right of every citizen to vote। मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब सब लोगों को राइट नहीं था वोट करने का। दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। जिसके हाथ में प्रॉपर्टी है, जो पावरफुल है, दे कैन ओनली वोट। भाई ये कौन सी बात हो गई, आप काय के लिबरल हो अगर आप सबको राइट ही नहीं दे रहे हो। तो हाँ, वो बातें सब सही करते थे, ओके करते थे, उनको जो भी उनकी डिमांड्स थी वो जेन्युइन थी, बट वोटिंग का राइट सिर्फ प्रॉपर्टी वाले को होगा, ये बात नहीं जमती। एंड विमेन को नहीं होगा, ये तो और भी नहीं जमती। ठीक है, तो लिबरल्स को तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। देन रेडिकल्स की बात करें अगर, तो रेडिकल्स भी लिबरल्स की ही तरह थे, बट हाँ वो सबको वोट्स देने को प्रेफर करते थे। वो चाहते थे वो सबको वोटिंग राइट्स मिल जाए। रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, मैनी सपोर्टेड वुमेन्स। अच्छा, इन्होंने वुमेन्स की सफ्रेगेट जो मूवमेंट्स थे वो चलाए थे, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, मतलब वुमेन्स को वोट देने का राइट दिया था। अनलाइक लिबरल्स, मतलब लिबरल्स की तरह नहीं है, नहीं भाई प्रॉपर्टी ओनर्स को ही मिलेगा या फैक्ट्री ओनर्स को ही राइट मिलेगा। इन्होंने सबको बोला था कि भाई तुम सब राइट दो, वोट दो, एंड तुम सबको राइट है डेमोक्रेसी में इन्वॉल्वमेंट का। ठीक, तुम गवर्नमेंट ला सकते हो। अब आते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव भाई, कंजर्वेटिव तो ना रेडिकल्स चाहते थे ना वो लिबरल्स चाहते थे। वो ये चाहते थे कि कुछ भी चेंज मत करो, मस्त जैसे रह रहा है रहने दो। और उनकी सोच भी कोई बहुत एडवांस नहीं थी। उनको आइडिया ऑफ चेंज नहीं पसंद था, उनको चेंजेस नहीं चाहिए थे। भाई जो जैसा राज कर रहा है वो वैसा राज करेगा, जैसा जो चल रहा है चलने दो, जैसी इकोनॉमी जा रही है जाने दो, जैसी सोसाइटी है वैसे ही रहने दो, हमें सोसाइटल चेंजेस नहीं चाहिए। उन्हें किसी तरह के कोई क्लैशेस नहीं चाहिए थे। उन्हें इन शॉर्ट उनको चेंज नहीं चाहिए था, जो जैसा ढर्रे पे चल रहा है उसको उसी लाइन पे चलने देना था। ये कंजर्वेटिव्स की सोच थी। अच्छा, इससे क्या हुआ कि जब जो वैसे वाले लोग थे, मतलब जिनके हाथ में राइट्स नहीं थी, जो पुअर थे, वो लोग क्या करते थे, जो अनएम्प्लॉयड थे या तो, उनके लिए क्या था कि लिबरल्स और रेडिकल्स उनके लिए आइडियल हो गए थे, क्योंकि वो उनकी आवाज़ बन रहे थे। ओके, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अभी आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी होती है? It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. अब जो इंडस्ट्रियल चेंजेस आए थे, ठीक है, इंडस्ट्रीज जमी, फैक्ट्रीज बसी। समझ आ रहा है? हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ ही चुके हैं। उसमें क्या था, हर तरफ फैक्ट्रीज थी, हर तरफ जो था एक तरह से ट्रेडिंग चल रही थी। ठीक, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, रॉ मटेरियल आ रहा था, उससे नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे थे, वो एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, उससे प्रॉफिट मिल रहा था। तो ये हो रहा था इंडस्ट्रियल चेंज। अब रेवोल्यूशन अकर्ड, उसमें कई लोगों के साथ बड़ा बुरा भी बर्ताव हुआ। ठीक, रेलवेज एक्सपैंड हुए एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड। उस समय क्या था कि जब इतना कुछ हो गया था तो इसी को हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, क्योंकि उस समय रेलवेज भी आ गए थे। ठीक, और डबल स्पीड में जो था एक तरह से रेवोल्यूशन को एक बूस्ट मिल गया था रेलवेज के आने से। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन विमेन चिल्ड्रन ऑफ फैक्ट्रीज। अब जो था, जो गांव से गरीब तबका आदमी, पीछे से मतलब जो इंटीरियर जो रीजन्स में रहते थे, वो लोग इंडस्ट्री जहाँ पे बस चुकी थी, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, वो वहाँ पे आके रहने लगे। ठीक, अब रहने लगे तो खाली रहेंगे थोड़े ना, काम भी तो करेंगे। तो उन्हीं फैक्ट्रीज में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया टू अर्न वेल। अब जो भी अट्रैक्ट हो रहा था उन फैक्ट्रीज को, तो वो जहाँ वहाँ जाके काम मांगता था और काम करता था।
लेकिन वहाँ पे वर्किंग आवर्स जो थे बहुत इम्बैलेंस थे। वहाँ पे लॉन्ग बहुत ज़्यादा टाइम तक के लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता था, पैसा मिलता था ना के बराबर। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, ठीक, ज़्यादातर लोगों के पास काम नहीं था। एक तो वो उन्होंने खेती बाड़ी सब छोड़ दी और वहाँ पे फैक्ट्रीज में आ गए, बट फैक्ट्रीज में वेरी लिमिटेड लोगों को ही तो काम मिलेगा, तो उस स्किल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम मिल जाता, तो अनएम्प्लॉयड भी लोग काफ़ी सारे रह गए थे। Particularly during times of low demand of industrial goods, housing and sanitation were problems. अब जब वहाँ क्या था, झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ चुकी थी, क्योंकि इंडस्ट्री में जो काम करने आए, जो फैक्ट्रीज में काम करने आए, वो कहीं रहेंगे भी, तो जब रहेंगे वहाँ पे आबादी भी ज़्यादा होती जा रही है वहाँ के लोगों की, तो वहाँ पे रहने की दिक्कत हो गई, सैनिटेशन की दिक्कत हो गई। तो ये सब जो थी मेन प्रॉब्लम्स थी जो टाउन्स में बहुत जल्दी से रैपिडली ग्रो कर रही थी। लोग ग्रो नहीं कर रहे थे, ये सब प्रॉब्लम्स ग्रो कर रही थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सोल्यूशन ऑफ दीज इश्यूज। ये सब किसको दिख रहा था? ये सब दिखा था जाके लिबरल्स और रेडिकल्स को, जिन्होंने इसका सोल्यूशन निकालना सोचा कि भाई ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि वो लोग रूट लेवल पे काम करते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि जो वर्कर्स हैं और जो मतलब उनके उनके घर, उनके फैमिलीज हैं, उनके साथ बुरा ना हो और वो एक अच्छी लाइफ वो भी जिए जैसा कि बाकी ओनर्स एंड प्रॉपर्टी ओनर्स जो थे वहाँ के, जो फैक्ट्री जिनकी होती थी, ठीक है, बहुत वेल्दी पीपल थे, उनकी तरह की लाइफ उनको, उनकी तरह भी ना मिले बट कुछ तो बेटर मिले। तो इसलिए लिबरल्स एंड रेडिकल्स ने उनके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए खोज की, मतलब क्या करना चाहिए इसके लिए। दे वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक, हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, they felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। अब उन्होंने इसका क्या कहा कि हमको इसके लिए कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, वो चाहे एजुकेशन के फॉर्म में हो या फिर एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में हो, जो इंडस्ट्रियल वेंचर्स, जो ट्रेड है, वो सब उनमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort। अब फैक्ट्रीज में क्या होता था कि लोग तो काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, उनकी पूरी की पूरी फैमिली चाइल्ड लेबर तक स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उनके बच्चे भी काम कर रहे थे, उनके लॉन्ग आवर्स थे। अच्छा, काम कर रहा है वर्कर, काम कर रहे हैं वो बेचारे मजदूर, ठीक, उसमें प्रॉफिट किसको मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है उस फैक्ट्री वाले को जिसकी वो फैक्ट्री है, बड़े बड़े अधिकारियों को उसका प्रॉफिट मिल रहा है, एंड जो मेहनत कर रहा है उसको एकदम दूसरा पैसा मिल रहा है। तो इसको उन्होंने ख़त्म करने की सोची, मतलब ये एक रूट कॉज था जिसकी वजह से सोशली चेंजेस नहीं हो पा रहे थे एंड बहुत इनइक्वालिटी थी। तो इस चीज़ को उन्होंने कॉज माना और इसको हटाने की कोशिश करी। If freedom of individuals were ensured, if the poor could labor, they believed that society would develop। किसी भी, अगर आप गांव की तरफ जाओ, अगर अगर आपको शहर को डेवलप करना है या आपको किसी कंट्री को डेवलप करना है, तो आप क्या करते हैं? पहले आप गांव की तरफ जाते हैं, गांव में जाकर के अगर आपने लोगों को एजुकेट करा है, ठीक है, वहाँ के हालात थोड़े सुधारे हैं, तो आप जाके वो शहर में तो ऑलरेडी इतने एडवांस लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि हाउ टू डील विद इट, बट गांव में तो नहीं पता है। तो इसलिए पहले गांव को सुधारा जाता है। यही यही थ्योरी यहाँ पे भी है कि अगर कोई पुअर पीपल हैं, दे आर अनहेल्दी, दे आर लिविंग अनहेल्दी लाइफ एंड पुअर सैनिटेशन, ये सब चीज़ें हैं उनके साथ, तो उनको क्या चाहिए होगा? उन्हें उस समय चाहिए होगा कि भाई अब हमें इनके डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। अगर ये सुधरेंगे, अगर इनका माइंडसेट बदलेगा, तो ये उस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। इन्हें खुद अपनी आवाज़ निकालनी होगी, भाई मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, मुझसे या तो मुझसे काम करा दो तो मुझे पैसा भी दो। तो ये चीज़ें कैसे आएंगी? एजुकेशन से आएंगी, ठीक है, अपने ऊपर बिलीव करने से आएंगी दैट हाँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे उसका पैसा चाहिए। इस तरह से उन्होंने ये सोचा कि इंडिविजुअल्स के लिए, अगर पुअर लेबर के लिए उन्हें खुद को
डेवलप करना पड़ेगा, जिससे ही सोसाइटी डेवलप हो पाएगी। ओके, तो ये उनके थॉट्स थे, किसके थे? रेडिकल्स के और लिबरल्स के, राइट। तो ये आ रहा था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड उसके साथ में सोशल चेंज। देन द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ओके, अब द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप में हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, सोशलिज्म है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज सोशलिज्म। इतनी देर से सोशल 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 कर रहे हैं, सोशलिज्म का मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि इक्वली डिवाइड होना, जो प्रॉपर्टी होती है वो इक्वली डिवाइड हो। दैट इज द पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल and that money and property should be divided equally uh, in among all the peoples। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है वो सबकी एक बराबर से बटी होनी चाहिए। सोशलिज्म का मतलब मेन यही मतलब होता है कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, एक ऐसी जो सिस्टम होना चाहिए जिसमें सब इक्वल हो। Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism। अच्छा, ये सब तो पता था सबको कि सोशलिज्म से ही सब कुछ होने वाला है, ठीक। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो थे वो, जो एक सोशलिस्ट होते हैं, एक कैपिटलिस्ट होते हैं। कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? कैपिटलिस्ट होते हैं जिनके पास पावर होती है, दे हैव मनी। कैपिटल मीन्स दे हैव मनी, दे हैव प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि भाई तुम्हारा ही सब कुछ नहीं है, वो सबका बटा हुआ है, ठीक है। वो एक ऑपोजिट टर्म्स में ले सकते हो, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। तो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये है, कैपिटलिस्ट हैं। हर प्रॉब्लम की जड़ होते हैं क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी, ये सोशलिस्ट मानते थे। वाई? Individuals owned the property and gave employment, but the property were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। यहाँ पर मतलब ये है कि जिससे प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो आपकी फैक्ट्री को बढ़ा रहा है, जो आपको प्रॉफिट दे रहा है, उसको आप क्या दे रहे हैं? उसका कुछ नहीं दे रहे हैं। आप उसे काम करा रहे हैं 15 घंटे, आप उसका पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसकी फैमिली से काम करा रहे हैं एंड अगर दे आर नॉट इन डिसिप्लिन तो आप उसको पनिशमेंट भी दे रहे हैं, बट उनके बदले में आप उनको प्रॉपर वेजेस भी नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज द रीज़न उन्होंने, सोशलिस्ट को ये लगा कि ये चीज़ गलत है जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। ये आप, अगर आप सारा प्रॉफिट खुद ले रख रहे हो और जो आपको प्रोडक्शन दे रहा है करके आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, तो दैट इज द इल ऑफ द टाइम। सोशल इल है ये, इसको बिल्कुल भी आप नकार नहीं सकते। सो इफ सोसाइटी हैज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। अभी अगर ये प्रॉपर्टी, या फिर अगर आप ये कहो कि जो किसी एक सेंटर पे ना हो करके वो हर जगह डिवाइड की जाए, ठीक है, जिससे कि जो जो प्रोडक्शन है उसका जो प्रॉफिट है वो सबको बराबर मिले, तो ये एक तरह का पॉजिटिव रिफॉर्म हो सकता है, जिससे सोशलिज्म या जिससे बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं सोसाइटी में, और ये बदलाव तो चाहिए ही चाहिए थे। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। अब उन्होंने इसके लिए भाई कैंपेन करना शुरू किया। अब ये फुल फॉर्म में आ चुके हैं। सोशलिस्ट कह रहे हैं अब हमें करना ही करना है, ठीक है। अब ये कैपिटलिस्ट वाला जो ढर रहा है वो खत्म हो जाएगा। जो लोगों की सोच है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अगर किंग हूँ तो मेरा बेटा भी आके किंग बनेगा, तो ये सब अब नहीं होगा। अब वी आर कैंपेनिंग फॉर इट एंड वी विल रिमूव इट। ठीक, तो ये हो गया इन लोगों का एक तरह से रिफॉर्मिंग सिस्टम चालू। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। अब जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो ये मार्क्स थे। मार्क्स जो थे एक जो फिलोसोफर आप कह लो, सोशल रिफॉर्मर कह लो, ठीक। इन्होंने कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं, ये capitalists owned the capital invested in factories and the profit of capitalists were produced by workers। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो वर्कर्स के थ्रू आ रहा है, बट दे आर गेटिंग नथिंग।
The conditions of workers could not improve as long as the profit was accumulated by private capitalists. अब वर्कर्स को तब तक उनकी कंडीशंस बेटर नहीं होंगी जब तक वो प्रॉफिट को बांटा नहीं जाएगा सबके बीच में. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो फंडा है, इसको वर्कर्स को ही रिमूव करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता. ठीक है. वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड. अभी वर्कर्स को ही ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि सोशलिस्ट जो सोसाइटी है इसको हमें बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. हमें उन पे उनको हमारे ऊपर रूल नहीं करने देना है. तो ये एक तरह से इसको ये फिलॉसफी को पूरी खत्म करना चाहिए. किस फिलॉसफी को? कैपिटलिस्ट. जो कैपिटलिस्ट हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. ये वर्कर्स को ही करना पड़ेगा. ये थी मार्क्स की सोच, कार्ल मार्क्स की. ओके. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. अब जो था ये सब तो चीज़ें हो गई. सोसाइटी में बड़े सारे बदलाव होने लगे. लोगों ने जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, उन्होंने लोगों के बीच में थोड़ी क्या कहेंगे उसे जागृति लाई कि ये आप करो इस तरह से, तभी आपकी स्थिति बदलेगी. बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप. 1870s में ये जो आइडिया था सोशलिज्म का, ये यूरोप में फैला. Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. अब वर्कर्स को लगा कि अब उनकी थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जली कि हाँ हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा. तो इससे क्या हुआ था, इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने एक अपने वर्किंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई थी. दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट. अभी उनके पास राइट टू वोट था नहीं. वो सारे प्रॉपर्टी जो होल्डर्स थे उन्हीं के पास था, जो वेल्दी पीपल थे उन्हीं के पास था. तो इस एसोसिएशन ने काम क्या किया था, इन्होंने अपने जो वर्किंग आवर्स थे उनको रिड्यूस करने के लिए मांगे उठाई एंड दूसरा कि हमको वोट का अधिकार दिया जाए, ये इन लोगों ने डिमांड करी. इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस, तो मैं बोल भी गलत रही हूँ. इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. ये है जर्मनी की पार्टी. अब हर जगह पे ना पार्टीज बनने लगी थी, जैसे कि लेबर पार्टी बन गई थी ब्रिटेन में एंड फ्रांस में बन गई थी सोशलिस्ट पार्टी. इसी तरह ये जर्मनी में थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. इन सब पार्टीज का काम क्या था कि हमको वर्कर्स के जो कंडीशंस हैं उनको चेंज करना है एंड सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव लेके आना है, एक पॉजिटिव चेंज लेके आना है, जिससे कि वर्कर क्लास जो है उसकी आर्थिक स्थिति सुधर पाए और उनकी सामाजिक स्थिति भी बेटर हो पाए. तो ये चीज़ें जो थी इन पार्टीज का काम था. तो एसपीडी हो गई, हाँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, एंड हेल्प इन it win parliamentary seats. By 1905 socialist and trade unionist formed a Labour Party in Britain. ब्रिटेन में लेबर पार्टी बन गई एंड फ्रांस में बन गई सोशलिस्ट पार्टी. However, till 1914 socialists never succeeded in forming a government in Europe. अभी भी इतना कुछ करने के बाद, इतने सारे आंदोलन करे, इतने सारे कैंपेनिंग करी, बट स्टिल उनकी अभी भी मांग पूरी नहीं हुई थी. उनकी गवर्नमेंट जो थी, जो यूरोप की गवर्नमेंट थी, उसमें ये अपनी मांगों को पूरा करने में सक्सेसफुल नहीं हुए थे इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी. ओके. देन आता है आपका रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन में क्या था, रशियन रेवोल्यूशन वाज वेरी इम्पोर्टेंट. अभी आपको इसकी मैं थोड़ी सी बता देती हूँ इसके बारे में.
तो रशिया में बहुत सारे रेवोल्यूशन धीरे धीरे होने लग गए थे बिकॉज वहाँ पे बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। ठीक है, हर टर्म्स में, सोशलिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो या हर तरह से जो था उस सोसाइटी में चेंजेस तो आ नहीं रहे थे, जो कि पॉजिटिव तो चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो वहाँ पे उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि काफ़ी सारे रेवोल्यूशंस हुए। ठीक है, तो उस समय जो मोनार्की थी वो फॉल ऑफ मोनार्की हुई इन फेब्रवरी, मतलब उसके पहले भी काफ़ी सारे अक्टूबर में भी जो थे सोशलिस्ट ने बहुत सारे रेवोल्यूशंस किए थे। फेब्रवरी में क्या हुआ था, फॉल ऑफ मोनार्की हो गई। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। जो इवेंट्स उसके बीच में है अक्टूबर में, नॉर्मली अक्टूबर के बाद के जो रेवोल्यूशन है उनको कलेक्टिवली एक तरह से बोले जाए तो वो रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। वो आप आगे थोड़ा जब डीप में जाओगे तो आपको भी और समझ में आएगा। तो रशियन एम्पायर यू कैन सी हियर, ये रशियन एम्पायर है पूरा। ओके, एंड दिस इज द जार निकोलस। बड़ा इडियट टाइप का एंड बहुत बेकार वहाँ का एम्पायर था ये। जार मतलब होता है, जैसे हम इंडिया में राजा कहते हैं, ठीक है, रशिया में उसे जार कहा जाता है। तो 1914 में ये जार निकोलस टूल था जो वहाँ का रूलर था रशिया का। ठीक है, बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। ये सब जो थे इसके एरियाज थे ये पूरे रशियन एम्पायर के। ओके, तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा आप मैप देख के जाना। देन आता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो वहाँ के अब हम थोड़ा सा और डीपली जाते हैं कि रशिया में क्या चल रहा था। ठीक है, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी वो किसके साथ क्या 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 चल रहा था इन 20th सेंचुरी। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। अच्छा, सब जगह आप देख रहे हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, बट अभी भी 85% जो था पार्ट में, जो 85% पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज थी रशिया में। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज जो थी, जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया आप कहोगे तो वो सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को था, जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट, बाकी सब जगह तरह से एग्रीकल्चर थी। बस दो जगह पे अगर आप देखोगे तो वो खाली इंडस्ट्रीज वहाँ पाई जाती थी। तभी लिखा है इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, मतलब बहुत छोटे जगहों पे या पर छोटे एरिया में आप कहोगे तो इंडस्ट्रीज थी। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब नेचुरल सी बात है कि जब इतनी कम थी तो जिसके पास पैसा होगा उसी ने इंडस्ट्री लगाई होगी, तो वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। अब जो समय के इंस्पेक्टर्स थे जो वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे कि जिससे अराजकता ना फैले एक तरह से, लेकिन फिर भी वहाँ के जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे, जो वहाँ के कैपिटलिस्ट कह लो या जो रिच थे पीपल, उन्होंने उनको भी अपने में मिला रखा था, और जिसकी वजह से वो इंस्पेक्टर्स भी कोई काम के नहीं थे। जिस हिसाब से वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे लोगों को वो करते थे वहाँ के जो ओनर्स थे। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स। अब जो एक मतलब लेबर का जो एक तबका था वो एग्रीकल्चर करता था, एंड द अदर वाज जो था वो क्राफ्टमैन थे, मतलब जो हाथ से काम करते थे। तो जो होता नहीं है हाथ हाथ से क्राफ्टिंग जो होती है वो करते थे, एंड वो तो और ही ज़्यादा महीन काम होता है एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो वो करीब करीब 15 आवर्स तक का उनका काम उनको कराया जाता था फैक्ट्रीज के अंदर। वर्कर्स वर डिवाइडेड social groups. Some had strong links with the villages from which they came, other had settled in cities permanently. कुछ जो थे villages, मतलब आए अपना काम किया, villages भी जाते रहते थे, एंड कुछ विलेजेस को छोड़ करके वहीं परमानेंट सेटल हो चुके थे। इस तरह के उनके दो सोशल ग्रुप्स बट गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड, मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा उनसे सुपर मानते थे मेटल वर्कर्स, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो लोग करते थे, जब रेलवेज आए थे तो वहाँ पे कोल का एंड आयरन का स्टील का काम बढ़ गया था, तो मेटल वर्कर्स की थोड़ी पोजीशन नॉर्मल वर्कर्स से हाई हो गई थी। तो मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। देयर
ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, क्योंकि उनको उनके ऑक्यूपेशंस को वो थोड़ा टफ मानते थे बाकी ऑक्यूपेशंस से या बाकी वर्कर्स के काम से। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। अच्छा, उस समय तक 31% तक की वुमेन जो थी वो काम करती थी, बट पैसे उनको जो मेल्स थे उनसे कम ही मिलते थे। ये हमने बहुत पहले भी पढ़ रखा है, और आप देखोगे अभी आप 9th में हो, अभी आप 12th तक भी पढ़ोगे तो आप यही पढ़ते रहोगे कि मेल्स से फीमेल्स की जो वेजेस हैं वो कमी है, दे आर गेटिंग लेस पेमेंट। तो डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक फॉर। अच्छा, वर्कर्स को ये पता था कि उनकी यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ हो जाए वो उनके वो ऑल्दो वो डिविजन्स थे उनके काम में थे, और मतलब एक तरह से भांति भांति के लोग एक साथ काम कर रहे थे, बट उनमें यूनिटी थी। अगर स्ट्राइक पे जाते थे भाई सब चले जाते थे, ऐसा नहीं था कि हम हमारा काम तो सही चल रहा है तुम अपना स्ट्राइक करो हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं था। वर्कर्स जो थे वो कंबाइंड एक तरह से यूनिटी के साथ में स्ट्राइक भी करते थे, क्योंकि अपनी वर्किंग कंडीशंस को सबको बेटर ही करनी थी। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। जो पेजेंट्स थे वहाँ के वो मोस्टली लैंड कल्टिवेट करते थे कंट्री साइड में, बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज। अब जो वहाँ की नोबिलिटी थी, क्राउन था, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थे वो एक बड़ी प्रॉपर्टी को ओन करते थे। लाइक वर्कर्स पेजेंट्स टू वर डिवाइडेड। इसी तरह जो वर्कर्स थे एंड पेरेंट्स थे, अभी आप आगे जाके देखोगे तो उनके जो थे मतलब उनकी पार्टीज तक अलग होती हैं, उनकी डिमांड्स भी अलग होती हैं, वो अलग अलग अपनी पार्टीज भी बना लेंगे। तो दे वर ऑल्सो रिलीजियस, बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। धर्म को मानते थे, धर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं था, ऐसा कि मतलब दुश्मनी नहीं थी उनसे, लेकिन फिर भी वो जो क्लर्जीज थे, जो उस समय के चर्चेस थे, वो जो एक तरह से उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था ना, वो उनको नहीं चाहिए था, उसके लिए वो कोई इज्जत नहीं करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। अच्छा, नोबल्स जो थे उनको जो थे जार की पूरी संरक्षण मिला होता, तो वो उस तरह से अपना काम करते थे। राजा और जो नोबल्स थे, नोबिलिटीज थे, वो सब अपनी सर्विसेज या अपनी पावर जो थी वो जार के अंडर में ही उन्हीं की चल रही थी सब कुछ। तो दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटनी peasants respected nobles and fought for them. In Russia peasants wanted the land of the nobles to be given to them. अच्छा, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में था, जो वहाँ पे ऐसा था कि पेजेंट्स बहुत सीधे साधे से थे, बहुत नोबल थे, बहुत इज्जत करते थे, एंड जो था कि एक तरह से अंधों की तरह फॉलो भी करते थे वहाँ की क्लर्जीज को। बट रशिया के पेजेंट्स में दिमाग था, एंड वो लोग क्या करते थे, वो लैंड पे अपना अधिकार चाहते थे, वो अंधों की तरह काम नहीं करते रहते थे, ना ही वो अपनी बुद्धि से भी काम करते थे, ठीक है, थोड़े दिमागदार थे वो लोग। तो फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड। खून तक कर देते थे वो लैंडलॉर्ड का, ऐसा नहीं था उनको सस्ते में नहीं लेने वाला था। तो जब अगर उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो भाई निकलो, तुम्हारा धरती पे कोई काम नहीं है, मार वार देते थे, मर्डर वर्डर कर देते एकदम चकाचक। सच इंसिडेंट्स टू प्लेस ऑल ओवर रशिया। ये रशिया में मतलब ऑलमोस्ट सब जगह ये चीज कॉमन थी, ठीक है, इस तरह के पेजेंट्स, खतरनाक वाले पेजेंट्स थे वो सब। ओके, सो आई होप अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मैं इतनी बोरिंग तरीके से भी नहीं समझा रही हूँ। चलो, सोशलिज्म इन रशिया। अब जो रशिया का सोशलिज्म है उसके बारे में बात करते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1940। अब जो जार निकोलस था चालू बहुत चालू राजा था, उसने सारी जो पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको इलीगल करार दिया कि कोई पार्टी नहीं बनेगी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898। फिर भी छुपते छुपाते ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी। किसने बनाई? वर्कर्स ने बनाई, सोशलिस्ट ने बनाई। किसके रिस्पेक्ट में बनाई? मार्क्स के आइडियाज के रिस्पेक्ट में बनाई। हाउएवर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इलीगल तो थी, बट फिर भी इनका काम चलता रहता था। इस सेटअप न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। ये अपना चुपके चुपके न्यूज़पेपर भी चलाते रहते थे, वर्कर्स को मोबिलाइज करके रखा था इन्होंने, ऑर्गेनाइज की थी, जितनी सारी स्ट्राइक्स थी वो सब ऑर्गेनाइज करते रहते थे। तो ये सब अपने काम करते रहते थे। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पेजेंट्स
custom of dividing land periodically made them national socialist. ठीक है, अब जो पेजेंट्स का रोल आता है, सो पेजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन अदर कंट्रीज। ठीक है, रशिया थी, वहाँ के लोग थोड़े से, वहाँ मूवमेंट्स होते रहते थे, वहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े एक तरह से स्ट्राइक्स होना, कैंपेनिंग करना इसके अगेंस्ट में, जो वहाँ वहाँ का कल्चर था। तो इस तरह से वहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी से चेंजेस आने लग गए थे। Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party. अब जो पेजेंट्स की पार्टी आती है इसमें, क्या नाम है आपका पिक्चर में, पहले आई थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, अभी आया द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये आई थी आपकी 1900 में। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पेजेंट्स, ये पेजेंट्स के लिए बनी थी। राइट्स, डिमांड्स एंड लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स टू ट्रांसफर्ड टू पेजेंट्स। अब इनके अपने राइट्स थे, इनकी डिमांड थी कि लैंड हमारे नाम पे होना चाहिए, ठीक है, हमारे लिए होना चाहिए बिकॉज हम उस पर खेती कर रहे हैं। तो दोनों का, वर्कर्स का और पेजेंट्स का, दोनों के अलग अलग डिमांड्स थे और दोनों की डिवाइडेड पार्टीज भी बन चुकी थी। ओके, तो सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज अबाउट पेजेंट्स। ठीक, लेनिन फेल्ट दैट पेजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन का क्या सोचना था, पेजेंट्स एक यूनाइटेड नहीं है, मतलब उनके थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग ही था। सम वर पुअर एंड सम अदर रिच, सम वर्क एज लेबरर विद अदर्स वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। उनका कहना था कुछ इनइक्वालिटी रहती थी, कुछ पुअर थे, कुछ रिच थे, कुछ लेबरर्स की तरह काम करते थे, कुछ कैपिटलिस्ट के एम्प्लॉयज की तरह काम करते थे, उनका लेवल थोड़ा ज़्यादा ऊपर था। Given this differentiation within them, they could not all be part of socialist movement. अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो जो डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, तो ये सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकता क्योंकि ये इसमें इक्वालिटी नहीं है। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्लादिमीर लेनिन, जो लेनिन था, जो बोल्शेविक ग्रुप का था, जिसने बोल्शेविक ग्रुप को लीड किया था, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number of quality of its member. इनका ये था कि जो पार्टी है वो डिसिप्लिन में होनी चाहिए एंड उसका जो कंट्रोल होना चाहिए, जो उसकी पूरी पावर होनी चाहिए, वो उनके मेंबर्स के बीच में ही होनी चाहिए। ओके, अब आता है टर्बुलेंट टाइम और टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे रेवोल्यूशंस आपको दिखेंगे। ठीक, तो टर्बुलेंट मतलब होता है उपद्रवी, एक तरह से जो अभी तक पार्टीज बन रही थी उनको इलीगल बनाया गया था और जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा बहुत एक गुस्सा था, ठीक है, एंगर था, तो इस वजह से उसको एक टर्बुलेंट टाइम के फॉर्म में बताया गया। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक तंत्र, मतलब किसी एक के पास पूरी पावर थी एंड वो पावर थी जार निकोलस II के पास। ठीक है, तो रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। लिबरल्स जो थे रशिया में, तो उन्होंने कैंपेनिंग, आपको पता ही है, जो लिबरल्स थे वो वहाँ के जो लेबर्स थे उनके लिए काम करते थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे कैंपेनिंग की थी, तो वो इन्होंने अब एंड कर दी थी। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, दे वर्क विद द पेजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उनका क्या कहना था कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, तो उन्होंने पेजेंट्स और वर्कर्स दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड मतलब वो चाहते थे कि अब सब खत्म करो, अब बस हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो मतलब उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए थी, डेमोक्रेसी कैसे ही, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। द ईयर 1904 was a particularly bad वन फॉर रशियन वर्कर्स। अच्छा, 1904 में क्या हुआ था, जो रशियन वर्कर्स थे उनके लिए बहुत बुरा एक तरह से साल था। ठीक है,
तो आगे आपको पता चलेगा कि क्यों था। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। अब जो एसेंशियल गुड्स थे, जो बेसिक नीड्स थी लोगों की, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। जब वो बढ़ जाएंगे तो वो अपने जो बेसिक नीड्स हैं उन्हीं को पूरा करते रहेंगे, तो सेविंग्स कब करेंगे। तो इस तरह से उनका जो रियल वेजेस थे वो 20% तक डिक्लाइन हो चुका था। पैसे उतने ही हैं, ठीक है, और जो सामान था, जो उस समय उन्हें ज़रूरत थी, वो सामान महंगा हो गया था। तो अब जो पैसा उन्हें मिल रहा है वो सारा तो एसेंशियल गुड्स खरीदने में ही चला गया, तो उनके पास कुछ बच ही नहीं रहा था। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस rose dramatically over the next few days. Over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike. ठीक, अब 1,10,000 वर्कर्स तक, मतलब अगले साल कुछ दिन में ही, ठीक है, जो था सेंट पीटर्सबर्ग में, उन लोग ने अपने वर्किंग डेज को कम करने के लिए, मतलब 8 घंटे ही करने के लिए उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि हम काम नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। अब उन्हें वर्किंग कंडीशन भी बेटर चाहिए थी, अपने जो सैलरी थी उसके लिए भी वो उन्होंने, एक तो वर्किंग आवर हो गए, वर्किंग कंडीशन हो गए, एंड जो उनकी डेली वेजेस थी उसको भी उन्होंने बढ़ाने की मांग करी। ये सब उनकी डिमांड्स थी जिसके लिए उन्होंने स्ट्राइक करी। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by police and Cossacks. इन सब में उनको लीड किसने किया था? फादर गेपन ने। फादर गेपन ने उनको लीड किया, एंड वो जब विंटर पैलेस पहुंचे, जो कि रशिया का पैलेस है, वहां पे पहुंचे, तो वहां के किंग ने उनको कहा कि भाई इन पे अटैक करो, और इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो हम पूरी नहीं करेंगे, इनको भगाओ। ठीक, तो वो घोड़े, कोसैक्स मतलब वो घोड़े पे जो पुलिस वाले होते हैं, वो उनके साथ अटैक करवा दिया। ओवर 100 वर्कर्स वो किल्ड एंड अबाउट 300 वुंडेड। उसमें से 100 तक के मर गए, 300 तक के बहुत घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे। उस दिन संडे था, एंड उस दिन सब तरफ खून ही खून था बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ मैसेकर। तो वहाँ पे उसको क्या कहा गया? ब्लडी संडे। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकेम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। इसको 1905 की जो सीरीज थी, जो रेवोल्यूशन की सीरीज थी, वो उसका एक इवेंट की स्टार्टिंग माना गया, शुरुआत थी ये। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। अब एक तरह की ट्रेल बन गई थी, स्ट्राइक्स होते रहते थे, एंड हर जगह दंगे फसाद, बहुत सब उथल पुथल होता चला जा रहा था। एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट्स बॉडीज staged walkouts complaining about the lack of civil liberties. यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ये सब बंद हो चुके थे। ठीक है, वहाँ के स्टूडेंट्स, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वो सब जो थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन, सब ने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, एक तरह से पूरी सोसाइटी जो थी वो जार निकोलस के अगेंस्ट में खड़े होकर के उसने सबने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द 1905 रिजोल्यूशन, अब जो रेवोल्यूशन था 1905 का, उसमें जार जो था बहुत चालू, उसने कहा कि ठीक है, आप लोग बना लो अपना पार्लियामेंट बनाओ। उसमें ड्यूमा कहते हैं पार्लियामेंट, जो रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, हम आपको जो था पार्लियामेंट बनाने की, इलेक्ट करने की परमिशन देते हैं। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up factory workers. After 1905, most committees and union work unofficially since they were declared illegal. उसने कहा ठीक है, तुम लोग बनाओ, एंड हम तुम्हारे जितने भी अभी तक तुमने पार्टीज बनाई हैं, जो यूनियंस हैं, उसको मैं इलीगल कर दूंगा, इलीगल करार दूंगा। तो अब भाई वहाँ के लोगों ने मान लिया, ठीक है आप करो, आप कॉन्स्टिट्यूशन तो दो हमें, आप हमें पार्लियामेंट तो दो, आप हमें डेमोक्रेसी दो, एंड उसके बाद ठीक है लीगल कर देना। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। अब उसने अपना दिमाग चलाया। उसने क्या किया, जब पार्लियामेंट बन गई, ड्यूमा का फॉर्मेशन हो गया, उसके 75 दिन के बाद उसने 75 दिन के अंदर ड्यूमा को डिसमिस कर दिया, एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months। नेक्स्ट जो ड्यूमा बना उसको 3 महीने के अंदर खत्म। He did not want any questioning of his authority or any reduction of this
हिज पावर। अब वो अपनी पावर जो थी उस पर कोई क्वेश्चन नहीं देना चाहता था, कि वो चाहता था उसका एक छत्र राज्य रहे, उससे कोई कुछ पूछे ना, वो जैसे चला रहा है अपना वैसे ही कंट्री को चलाता रहे। ही चेंज द वोटिंग लॉज। अब उसने सारी चीजें इलीगल पहले जो बनी थी कमिटीज, यूनियंस एंड जो पार्टीज बनी थी उनको इलीगल कर दिया। उधर उसने ड्यूमास बनते उनको सबको जो था डिसमिस कर दिया। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। अभी जो थर्ड ड्यूमा था उसने उसको भी खत्म कर दिया एंड उसने वोटिंग लॉज भी बदल दिए, और उसने सारी जो पावर थी वो उसने बोला कि भाई कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस हैं उनको मिलेगी और वही अब सब डिसाइड करेंगे। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। इस सब चीज़ों में से लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो जानते थे जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन है वो ना कोई सवाल करेगा, ना ही वो कोई चेंज चाहेगा। इसलिए उन्होंने सारी जो जितना भी एक तरह से इंटरफेरेंस था कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस का बढ़ाया एंड लिबरल्स का बाहर कर दिया। तो इस तरह से उसने अपने दिमाग को चलाया। एंड यहाँ पे अभी हम ये वाला पार्ट 1 एंड करते हैं, एंड अभी हम उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे एंड वहाँ के सोशलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। क्लास 9 का ये चैप्टर है एंड उसका हाफ पार्ट प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है, एंड अभी हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले आपने पढ़ रखा है कि जो वहाँ पे रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक, एंड वहाँ पे जो जार निकोलस था, वहाँ का राजा, वो सब कुछ गड़बड़ करके बैठा था। पूरे कंट्री में उथल पुथल मची हुई थी, कुछ भी ठीक नहीं था, ना सोसाइटी अच्छी थी, ना इकोनॉमी अच्छी थी, और कुछ भी अपनी जगह पे प्लेस्ड नहीं था। बट स्टिल उन्होंने एक बहुत बड़ा गट्स का काम किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूद पड़े। ठीक है, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होती? 1914 के अंदर। उस समय टू अलायंसेस थे, टू एक तरह से यूरोपियन अलायंसेस हम कहेंगे, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ठीक है, ये सेंट्रल पावर्स थी, एंड फ्रांस। और जो फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये सब जो थे एलीट पावर्स थी। ठीक है, दो पार्ट्स में एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो हमारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, इन जो मेन पावर्स थी, तीन पावर्स थी, इनसे रशिया लड़ने में तुला हुआ था। ऑल्दो अल्टीमेटली जीता, अमेरिका के जो पावर थी, अमेरिका के सपोर्ट से रशिया जीता था ऑल्दो, बट उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी पूरे वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में। Each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. यूरोप के अंदर, यूरोप के बाहर, पूरे टाइम, पूरी जगह, हर जगह पे वर्ल्ड वॉर ही चल रही थी। ओके, तो अभी आपको वर्ल्ड वॉर का कौन कौन सी कंट्रीज थी वो पता चला, एंड कौन सा ईयर था ये पता चला। अब मैंने आपको उसको फिल्म का एंड भी बता दिया कि जीता भी था रशिया। ठीक, सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब जो ईस्टर्न फ्रंट था और जो वेस्टर्न फ्रंट था, ईस्ट से भी रशिया की धुलाई हो रही थी और वेस्ट से भी हो रही थी, दोनों तरफ से, मतलब एक तरफ जर्मनी से भी पिट रहा था, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया से भी पिट रहा था। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था कि एक तो आप बहुत सारे जो इनके आर्मी जो सोल्जर्स थे, बहुत, जब इतनी लड़ाई हुई, इतना हार रहे, इतना पिट रहे, तो ऑब्वियसली आर्मी बहुत रिड्यूस हो जाती है, वहाँ के सोल्जर्स उनके काफ़ी मर गए थे इसमें। नाउ ट्विस्ट इज द, जो जार निकोलस था उसकी वाइफ थी अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा जो थी वो थी जर्मन। अब हमारी लड़ाई हो रही है जर्मनी से, एंड जो हमारी प्रिंसेस हैं, जो हमारी क्वीन है एक तरह से, वो है कहाँ की? जर्मनी की। तो ये चीज़ वहाँ के लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आई, उन्होंने इसके अगेंस्ट में बहुत इनके जो अलेक्जेंड्रा थी, इनके अगेंस्ट में वहाँ के लोग खड़े हो गए कि भाई हमें ये ऐसी वाली रानी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जर्मनी से लड़ाई है, जर्मनी हमें हरा रहा है और हमारी क्वीन भी वहाँ की है। तो यहाँ इनका बहुत अपोज किया गया, इन जो क्वीन थी उनको। ठीक, तो जार निकोलस की जो वाइफ थी उनको अपोज किया गया, वो बहुत ही अनपॉपुलर, पॉपुलर इन द सेंस पॉपुलर तो थी बट एक गलत
तरीके से अनपॉपुलर थी, ठीक। और ये जो थी ये मानती, इनकी हरकतें भी वही थी। इन्होंने ये मानती किसकी थी, एडवाइजेस सारी किसकी लेती थी, एक रास्पुटिन करके एक मॉन्क था जो कि जर्मन था, ये उसके बताए हुए रास्ते पे चलती थी। तो ये चीज और लोगों को प्रोवोक कर गई कि एक तो तुम जर्मन हो, शादी से पहले मतलब जर्मन थी, एंड उसके बाद ये फॉलोअर्स भी जो फॉलो भी करती थी तो ये वहीं के मॉन्क्स को करती थी। तो इसके अगेंस्ट में जब हुआ तो पीटर्सबर्ग, जो वहाँ की सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह का नाम है रशिया के, उसका नाम पेट्रोग्रेड रख दिया गया था, ठीक है। ये जर्मन नाम क्यों बदला गया, क्योंकि वो लोग ये जो जर्मन नेम था ये सेंट पीटर्सबर्ग, इसको चेंज करके यहाँ का पेट्रोग्रेड नाम रख दिया गया था। तो इतनी ज्यादा नफरत हो रखी थी लोगों के बीच में वो जर्मन और जर्मनी के लोगों के लिए। फाइन। तो आई होप अभी तक आपका पिक्चर क्लियर है। ओके, तो आगे चलते हैं। रशिया's army lost badly in Germany and Austria between 1914। अभी 1914 से 16 के बीच में जो जर्मनी ऑस्ट्रिया में आपको बता रही हूँ ना, इधर से भी मारा मारी उधर से मारा मारी, हर तरफ से रशिया की बैंड बजी हुई थी एंड उसकी आर्मी बहुत बुरी तरह से हार रही थी। There were over 7 million casualties। अब कैजुअलिटीज जब इतनी सारी भारी मात्रा में वॉर में घुसोगे तो फिर अगर तैयारी भी नहीं है प्रॉपर तो भाई कैजुअलिटीज भी होंगी, तो 7 मिलियंस तक की लोग मर गए थे, सोल्जर्स मर गए थे। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। The destruction of crops buildings led over 3 million refugees in Russia। अब रशिया में इतना सारा नुकसान हो गया था जिसकी वजह से बहुत सारे रेफ्यूजीज, लगभग 3 मिलियन ऑफ रेफ्यूजीज वहाँ पे मतलब रेफ्यूजीज में कन्वर्ट हो गए थे वहां के लोग, क्योंकि क्रॉप्स बिल्डिंग सब कुछ खराब हो चुका था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। अभी इसमें जो जार था, जार मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया, जार राजा को कहते हैं, इसमें जार निकोलस की बात हो रही है जो वहां का राजा था। उसको बहुत सारे जो वहाँ की गवर्नमेंट थी तो बहुत आलोचनाएं सहनी पड़ रही थी उस समय। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। इस तरह की वॉर्स को सोल्जर्स भी अब नहीं लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने भी बैकआउट कर दिया। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। किसी भी जगह पे अगर वॉर हो रही है, दैट टू अगर ये वर्ल्ड वॉर हो रही है, तो सोचे कि ये सीवियर डिस्ट्रक्शन ही होगा और सीवियर इम्पैक्ट ही होगा इंडस्ट्री के अंदर। Russia's own industry were few in numbers and the country was cut off from other supplies of industrial goods by German control of the Baltic Sea। अब क्या था, मैं आपको बताया वहाँ पे जो फैक्ट्रीज ही थी, जो वहाँ की इंडस्ट्री थी वो भी बहुत कम थी, मतलब दो ही जगह थी, एक मॉस्को में एक सेंट पीटर्सबर्ग में। तो जब ये भी खत्म हो गई थी तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्या कहोगे, पूरा जो काम हो रहा था, जो सप्लाईज हो रही थी, वो सब ठप पड़ गई थी। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया दैन एल्सवेयर इन यूरोप। जो इक्विपमेंट्स जब शट डाउन हो गया सब कुछ, तो वो भी सब बेकार हो गए, इक्विपमेंट्स भी बेकार हो गए थे। बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगैन टू ब्रेक डाउन। अब आई बारी रेलवे लाइंस की, रेलवे लाइंस भी ब्रेक डाउन हो गई। एबल एबल बॉडीड मेन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। अभी जो थे हर तरह से लोगों को बुलाया जा रहा था कि भाई लड़ाई में घुसो और हमें जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए। शुरू में तो सब बड़े खुश थे कि हाँ भाई अब जीतेंगे, हमारी कंट्री जीतेगी, बट धीरे धीरे इतने सारे डिस्ट्रक्शंस होने लग गए, इतने सारे डाउनफॉल्स हो गए, हर तरह से होने लग गए, इंडस्ट्री में हो गया, रेलवे तक में हो गया। तो अब बहुत ज्यादा लोगों में चिंता की बात आ गई कि भाई अब तो गए। As a result, there were labor shortages and small workshops producing essentials were shut down. Large supplies of grain were sent to feed the army। अब क्या हुआ कि जब सारे लोग तो लड़ाई में घुसे हुए हैं तो अब लेबर कौन करेगा, लेबर का काम कोई नहीं करने वाला। तो स्मॉल वर्कशॉप्स में जो एसेंशियल्स थे, जो एसेंशियल चीजें बना रहे थे, वो सब उनकी शॉर्टेज हो गई थी। तो अब जब शॉर्टेज है, काम पे आदमी नहीं है, तो वो भी शट डाउन हो गया। Large supplies of grain were sent to feed the army। बहुत बड़े लेवल पे जो ग्रेन्स था, अनाज था, वो आर्मी को भिजवाया जाने गया। भाई आर्मी खाएगी कुछ तभी तो लड़ पाएंगे बेचारे। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लो बिकेम स्कार्स। अब जब कुछ प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, ठीक, लोग उतने ही हैं, खाना खाएंगे ही,
आर्मी को खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या हुआ, जो सिटीज़ में जो बाकी और जगह थी वहाँ पे ब्रेड की कमी पड़ गई, आटे की कमी पड़ गई, क्योंकि प्रोडक्शन तो बिल्कुल ज़ीरो था। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। अभी दंगे होने लग गए। किस चीज़ की? खाने की तो होती है, पहले लड़ाई खाने की होती है, रोटी के लिए लड़ाई ज़्यादा होती है। तो जब वही कम पड़ गई तो यहाँ वहाँ दंगे लड़ाइयाँ ये सब बहुत कॉमन हो गया था बाय इन द 1916। रशिया में अब टोटली सब खराब चल रहा था। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। ओके, अब कॉमन मैन तो इतना परेशान था, ठीक। अब जब कॉमन मैन परेशान होगा तो रेवोल्यूशन तो होना ही होना है। तो इसीलिए फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ। कहाँ पे हुआ? इन पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड का नाम अभी अभी हमने पढ़ा है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जर्मनी से दुश्मनी की वजह से पेट्रोग्रेड रख दिया गया। ओके, तो अभी पेट्रोग्रेड के अंदर यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर रेवोल्यूशन हुआ फेब्रुअरी। इन द विंटर ऑफ 1917, ठीक, 1917 की का सन था, ठंड थी। कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रिम। काफ़ी ख़राब हो चुकी थी ठंड की वजह से। इधर कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, कितनी दिक्कतें हो रही थी, साथ में अब विंटर भी आ गया। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। अच्छा, हुआ क्या था? डिवीजन हो गया था लोगों के बीच में, जो वहाँ के लोग रह रहे थे। वहाँ पे एक रिवर बहती थी, ठीक, एक रिवर थी, उसी से एक तरह से पूरी सिटी को डिवाइड कर दिया गया था, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक। तो राइट साइड में कौन रहता था? राइट साइड, राइट जो नेवा रिवर का नाम था नेवा। नेवा रिवर के राइट में रहते थे वर्कर्स। वर्कर्स मतलब जो लेबर थे, जो पुअर पीपल थे, दे हैड स्लम्स। स्लम्स में रहते थे, छोटे घर थे उनके, दे वर हैविंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे। वो सब राइट में थे। एंड लेफ्ट में कौन था? लेफ्ट में रहते थे आपके ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, बहुत बहुत जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अधिकारी होते थे वहाँ के, ठीक है, एक तरह से जो प्रेस्टिजियस पीपल थे वो आपके लेफ्ट में रहते थे। तो इस तरह से जो दो लोगों का ग्रुप था, एक तरफ राइट और एक तरफ लेफ्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक। अब क्या हुआ कि इन सबके बीच में होता क्या है, इतने सारे फूड शॉर्टेजेस थे इन 1917। फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। अब वर्कर्स क्वार्टर में खाने की कमी थी। एंड जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, और वो लोग किससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे? वो लोग हो गए थे कि यहाँ के जो राजा थे उनसे भी बड़े परेशान, और जो ये ड्यूमा व्यूमा था, क्योंकि वो तो राजा के ही साथ में था, तो वो उससे भी परेशान, और खाने को भी खाना नहीं। तो इन सब के बीच में क्या था कि एक बड़ी मुसीबत ये हो गई कि एक वहाँ के जो फैक्ट्री थी उस पर ताला लगा दिया गया। अब इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में ताला क्यों लगा दिया गया? उससे लोग और भड़क गए, ठीक है। जो राइट बैंक के लोग थे, वहाँ पे जब फैक्ट्री में ताला पड़ा 22 फरवरी को, तो वहाँ के जब लॉक हो गया, अब वहाँ के लोग और भड़क गए। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। अब जब फैक्ट्री में ताला लग जाएगा तो खाएंगे क्या? जब काम नहीं मिलेगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर फूड की कमी हो जाएगी। तो अराउंड 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने वहाँ पे स्ट्राइक करी। इन मैनी फैक्ट्रीज विमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। अच्छा, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर विमेन का नाम नहीं है, बट वहाँ पे जो लीड कर रही थी वो विमेन थी। इसलिए रशिया में 22 फरवरी को इंटरनेशनल विमेन्स डे भी मनाया जाता है, ठीक। इसी वजह से यही इंसिडेंट था। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल नेविस्की प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अब ये जो वर्कर्स थे, इन्होंने इसी के अगेंस्ट में यहाँ की कैपिटल जो सेंटर ऑफ द कैपिटल था वो नेविस्की, वहां पे जाकर के एक तरह से प्रोटेस्ट किया। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का उनको कोई साथ नहीं था, जो थे वर्कर्स कर रहे थे। As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 25th. अब क्या था, जब इतने सारे मूवमेंट्स हुए, इतना प्रोटेस्ट हुआ, स्ट्राइक्स हुई, तो राजा गया डर। उसने कहा कि भाई अब बंद करो,
सबको भगाओ यहाँ से, कर्फ्यू लगाओ, क्योंकि इससे हम लोगों के ऊपर आफत आने वाली है। कि वो ऑफिशियल बिल्डिंग्स को भी उन्होंने पूरा वर्कर्स ने घेर लिया था। राजा डर गया, उसने सब जगह कर्फ्यू लगा दिया। ठीक। एंड 24 और 25, मतलब उस दिन तो सब चले गए, वर्कर्स भाग गए। उसके बाद नेक्स्ट डे दे केम अगेन, वो फिर से आ गए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द, जो कैवलरी था, जो पुलिस थी, उसको कहा कि भाई इनके ऊपर नजर रखो और इनको भगाओ। जो कैवलरी थी उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं कर रहे, क्योंकि जो वो कर रहे हैं, जो वर्कर्स कर रहे हैं, इट्स देयर राइट, क्योंकि आपने फैक्ट्री लॉक क्यों करी। तो जो कैवलरी थी, जो वो पुलिस थी, उसने राजा का कहना ही मानना बंद कर दिया कि हम नहीं मान रहे, हम नहीं कर रहे अटैक, हम नहीं रोकेंगे उन्हें। Politicians spoke out against the measure. Demonstrators returned in the force to street of the left bank on 26. जैसा कि मैंने बताया 26 को वो वापस आए. On the 27th, the police headquarters were ransacked. The street thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. वहाँ के people क्या थे, वो जो workers थे, उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें सबसे पहले तो उन्हें फूड चाहिए था, खाना चाहिए था, उन्हें सैलरी चाहिए थी, बेटर सैलरी चाहिए थी, और जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत, जो एक तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, एक्स्ट्रा काम करवा के और पैसे के नाम पे जीरो, तो ये चाहते थे। देन डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, कॉल्ड आउट द क्लेवरी वंस अगेन, हाउएवर द क्लेवरी, जो कैवलरी थी, वो उसने मना कर दिया, मैं नहीं करने वाला, हम नहीं रोकेंगे। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। अब उन्होंने खुद भी उनको स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया था, कि एक तो रोक नहीं रहे, ऊपर से उन्हीं को ज्वाइन भी कर लिया। अब तो राजा डर गया, राजा जो था भाई, उसने अपनी बोरियां बिस्तर लिया और भागा। द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू द सी to see the Tsar. Military commanders advised him to abdicate. He followed their advice and abdicate. Abdicated मतलब वहां से रफू चक्कर फरार हो गया। 2 मार्च को सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब कंट्री को चलाने के लिए उनके पास कोई नहीं था, अब एक छत्र राज्य था वर्कर्स का। उन्होंने क्या किया, उनके जो सोवियत लीडर्स थे, उन्होंने ड्यूमा लीडर्स के साथ मिलकर के प्रोविजनल गवर्नमेंट को, एक कंट्री को रन करने के लिए बनाया। Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1970. अब वहाँ पे मोनार्की खत्म हो गई थी ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। बट अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, अभी आप आगे और देखोगे। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब आता है आपका फेब्रुअरी के बाद में अक्टूबर का रेवोल्यूशन। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स, जो बोल्शेविक्स था, जिसको लेनिन ने एक तरह से लीड किया था, उसके बारे में बात हो रही है। लेनिन feared the provisional government would set up dictatorship। अब क्या था, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जो उस समय की एक अस्थायी गवर्नमेंट आप कह सकते हो, वो थी, तो लेनिन का क्या कहना था कि इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आ गई तो ये फिर से अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डोमिनेटिंग पीपल हैं, जो रिच पीपल हैं, वही लोग आ जाएंगे अपना फिर से वर्चस्व करने के लिए, फिर से रूल करने के लिए, और जो अभी तक के रेवोल्यूशंस हुए हैं वो बेकार हो जाएंगे। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब उन्होंने इसके अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट किया था सितंबर में। Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories were brought together। ठीक, ये सब सपोर्टर्स, फैक्ट्रीज के वर्कर्स, वो सब एक साथ आ गए। On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power। अब इन्होंने क्या कहा था, लेनिन ने क्या कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये अपनी मनमानी करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं, उन्होंने जो अभी तक का स्ट्रगल है उनका, दैट विल ऑल गो इन वेन, वो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने लिबरल्स से ये कहा था कि देखो, लिबरल्स को रेडिकल होना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी सोच है उसको थोड़ा और मजबूती आनी चाहिए उसके अंदर, जिसकी वजह से हम जो रेवोल्यूशंस हैं वो वेस्ट ना हो। A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. The date of the event was kept a secret।
जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने सोवियत को अपॉइंट किया था। जो सोवियत था लियोन लियोन उनको एक तरह से उन्हीं को अपॉइंट किया था, और जो इवेंट की डेट थी उसको सीक्रेट रखा कि जिससे कि फिर से दंगे या राइट्स ना हो पाए, राइट्स की वजह से जो भी प्लानिंग है वो फिर से चौपट हो जाएगी, तो ये चीज़ को डिस्क्लोज वो नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेवोल्यूशन अक्टूबर 1917 की बात। इसके आगे आता है द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर। अब 24 अक्टूबर, ये उधर 17 अक्टूबर वाली बात थी, अब थोड़े दिन के बाद की बात है। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, वो उन्होंने सिटी छोड़ दी थी। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल एट द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। जो तो अब जो ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनी थी जो कि लेनिन ने बनाई थी, ठीक है, इसने जो था इसने एक तरह से प्रोटेस्ट जब शुरू कर दिया तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको थोड़ा सा सेंस लगा कि अब परेशानी बढ़ने वाली है, तो उन्होंने सिटी छोड़ दी। ठीक, अपनी मतलब दे ही लेफ्ट द सिटी। एट डॉन मिलिट्री मेन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। अब जो बोल्शेविक के न्यूज़पेपर्स थे, टू बिल्डिंग्स जहाँ पे न्यूज़पेपर छप रहे थे उनके, जहाँ से प्रोटेस्ट एक तरह से लोगों में अवेयरनेस आ रही थी न्यूज़पेपर के थ्रू, तो उन्होंने वो न्यूज़पेपर ही बंद कर दिए, वो बिल्डिंग्स ही बंद कर दी। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। अब जो विंटर पैलेस जो जहाँ पे वो किंग रहता था, किंग का जो पैलेस कहते हैं, वहाँ पे विंटर पैलेस कहा जाता है उसे। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो उसके जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने जो टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस थे वहाँ को टेक ओवर कर लिया कि वहाँ से भी कोई मैसेज किसी को ना पहुंचे। इन अ स्विफ्ट response, the military revolutionary committee ordered its supporters to seize government office and arrest ministers. लेनिन और चालू निकला, उसने 2 कदम आगे निकला और उसने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ही अरेस्ट कर लिया। ठीक है, लेट इन द डे द शिप Aurora shelled the Winter Palace. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. और जो नेवा जो रिवर थी वहाँ के आसपास के वहाँ पे पहुँच के जो जो मिलिट्री पॉइंट्स थे उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। बाय नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड। मिनिस्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने तो भाई सरेंडर ही करना था। अब एक लेनिन जो था एक तरह से हीरो बन के सामने आया था, जो कि खड़ा हो रहा था अपने जो वहाँ के लोगों के राइट्स के लिए एक तरह से, तो लोगों को तो सपोर्ट उसे मिलना ही था। तो इस तरीके से जो मिनिस्टर्स थे, जब सब कोई उनके अगेंस्ट है तो ऑब्वियसली मिनिस्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो सरेंडर कर दिया। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड द मेजोरिटी अप्रूव द बेल्शोविक एक्शंस। जो बोल्शेविक एक्शन जो पेट्रोग्रेड के सोवियट्स थे, जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत था पेट्रोग्रेड के अंदर, उसने भी मेजोरिटी के साथ बोल्शेविक के एक्शंस को ही सपोर्ट किया। उन्हीं को एक तरह से वो जो कर रहे थे उसको माना कि हाँ दिस इज द राइट थिंग। तो अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज। देयर वॉज हेवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को। इसके बाद क्या हुआ, जब इतना कुछ बदल गया था तो जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहां से अभी मॉस्को तक पहुंची है बात। बट बाय डिसम्बर द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को एंड पेट्रोग्रेड एरिया। अब वहां से मॉस्को में भी ये बहुत हैवी फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो दिसंबर तक बोल्शेविक्स ने, जो लेनिन की पार्टी थी बोल्शेविक्स, या आप ये कह सकते हो जो एमआरसी थी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, इसने मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया को कंट्रोल कर लिया था। ठीक, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। अब जब अक्टूबर के बाद क्या चेंजेस आए थे इसके बारे में बात हो रही है। द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज। हमने शुरू में भी पढ़ा है, जो बोल्शेविक्स थे उनकी क्या थिंकिंग थी कि हम जो पार्टी बनाए, जो भी गवर्नमेंट हो, जो डेमोक्रेसी जब आए तो उसमें जो गवर्नमेंट हो उसमें सिर्फ रिच लोग जो वेल्दी हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं का राज ना चले उसमें। अपने जो पुअर पीपल हैं, ठीक, उनको भी, जो वर्कर्स हैं उनको भी उतना ही उनका भी हाथ रहना चाहिए, उनको भी उसके अंदर
दोनों को मिल के काम करना चाहिए। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। अब 1917 के अंदर लेनिन ने क्या किया कि जो बैंक्स थे उनको, इंडस्ट्री और बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया। दिस मेंट दैट गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब जो गवर्नमेंट थी, ठीक, उसकी ही ओनरशिप हो गई थी। नेशनलाइज का मतलब ही क्या है कि नेशनलाइज अगर कर दोगे तो जो सरकार होगी उसके हाथ में वो पूरा कंट्रोल चला जाता है वहां का। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पेजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। अब जो जो लैंड्स था वो भी सोशल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो चुका था, और जो प्रेजेंट्स थे उनको वो अलाउ था, उनको नोबिलिटी जो लैंड है वो अपना दे सकते हैं, सीज कर सकते हैं। ठीक, जो नोबिलिटी लैंड है वो सीज कर सकते हैं। नाउ पेरेंट्स हैव दैट राइट। इन सिटीज Bolsheviks enforced the partition of large houses according to family requirements. They banned the use of old titles of aristocracy. ठीक है, to assert the change, new uniforms were designed for the army and the officials following cloth competition organized in 1918 तक। 1918 में क्या हुआ था कि उसने जो आर्मी है, आर्मी का और जो ऑफिशियल्स, आर्मी एंड जो ऑफिशियल्स हैं उनका एक ड्रेस कोड बना दिया था, एक यूनिफॉर्म पर्टिकुलर। व्हेन द सोवियत हैट वाज चोजन, उस समय पे सोवियत हैट एक तरह से सीन में आई थी। ठीक, एक तब इंट्रोड्यूस हुई थी सोवियत हैट। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिटी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी को अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया गया था। In November 1917, the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. अब सरप्राइजिंगली क्या हुआ था, एक तरह से बहुत बड़ा झटका लेनिन को लगा था कि जब फिर से इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए तो उस समय इलेक्शंस में वो उसको चूज नहीं किया गया। ठीक है, बोल्शेविक्स कंडक्टेड इलेक्शंस बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल टू गेन द मेजोरिटी। लोगों का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाया। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। लेनिन को रिजेक्शन नहीं चाहिए था, उन्होंने असेंबली डिसमिस कर दी इसके बाद, जब उनको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला। He thought the All-Russian Congress of Soviets was more democratic than the assembly elected in certain uncertain conditions. ठीक, उसको क्या लगा कि अभी जब किसी को एक तरह से तकड़ा झटका लगा, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी एक मेजोरिटी ने उसे नहीं सपोर्ट किया था। In March 1918, despite opposition of their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. क्या हुआ था कि मार्च 1918 में उसने एक और बड़ा धमाका किया। उसने क्या किया, जर्मनी जो कि रशिया का जानी दुश्मन था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने उसको धोखे मारा, उसके बाद उसने जर्मनी से हाथ मिला लिया। In the years of that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All-Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. अब उसने सारी जो पार्टीज थी उनको तो डिसमिस कर ही दिया था। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको भी डिसमिस कर दिया था। तो अब रेस में अकेले भागने वाला कौन था, लेनिन और उसकी पार्टी। तो उसको ही जब उसने पार्टिसिपेट किया तो ऑब्वियसली जब अकेले दौड़ोगे तो खुद ही जीतोगे। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। उसके बाद क्या हो गया, रशिया में सिर्फ वन पार्टी, एक पार्टी रह गई थी। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। जो ट्रेड यूनियंस थे वो पार्टी के कंट्रोल में आ गए थे। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेकअप फर्स्ट एंड लेटर ओजीपीयू एनकेवीडी। ये जो सीक्रेट पुलिस थी जो लोगों पे नजर रखती थी, ठीक है, कि इनके अगेंस्ट में कौन जा रहा है कौन। एक तरह से लेनिन का पहले छवि बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से उसने काम किया था, सब किया था, बट धीरे धीरे वो एक विलेन के तौर पे बाहर आया था, उसका सीन ही चेंज हो गया था बिल्कुल। ओके, तो ये क्या करता था कि लोगों पे नजर रखता था, सीक्रेट पुलिस उसने रख रखी थी। मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। अब कई राइटर्स जो थे, यंग राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने रैली करी थी, मतलब पार्टी, मतलब उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आती, आप किसी की एक तरह से प्राइवेसी को भंग कर रहे हैं। After October 1917, this led to experiments in the arts and architecture, but many became disillusioned because of the censorship
द पार्टी एनकरेज्ड, बट इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में, बट बिकेम डिसइल्यूजन्ड हुए, क्योंकि सेंसरशिप, जो पार्टी की सेंसरशिप थी वही उस समय चल रही थी। ओके, सो सब इन सब के बीच में क्या आया, इतना कुछ हुआ, सब पीछे आपने पढ़ रखा है, कितना कुछ होने के बाद अब आता है सिविल वॉर, जो कि बनता है। ठीक है, ये जो लेनिन था, इसने अच्छे अच्छे कामों के बाद एकदम से विलेन का जो रूप धारण कर लिया ना, इसके बाद सिविल वॉर आती है। ओके, सो सिविल वॉर के बारे में बताने से पहले लेट मी टेल यू, अब जब इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लग चुके थे, लेनिन ने एकदम धरती उलट रखी थी रशिया के अंदर, तो क्या सिविल वॉर तो होना था। सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब एक कंट्री में सारे जो सिटीजन्स हैं, मोस्टली सिटीजन्स हैं, वो अगेंस्ट में हो, या उनकी एक तरह से लड़ाई, ठीक है, तो सिटीजन्स मिल के वो लड़ाई करते हैं, उसको सिविल वॉर कहते हैं। When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. अब जो बोल्शेविक्स थे, इन्होंने अपनी ऑर्डर्स की तो हद कर रही थी, इन्होंने लैंड्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करने को कह दिया, तो रशियन आर्मी ने एकदम वो भड़क गई। सोल्जर्स, मोस्टली पेजेंट्स, wished to go home for redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialist liberal supporters of autocracy condemned the Bolsheviks uprising. ठीक, their leaders moved to South Russia, organized troops to fight the Bolsheviks. अब Bolsheviks ने जब इतने सारे लैंड्स को लेकर के एंड अपनी तरह से मनमानी करना शुरू, मतलब सोशलिज्म एक इतने अच्छे जो उसको आप कह सकते हो नई चीज लाना, या सोशलिज्म को लाने से लेके यहाँ तक की स्टोरी में लेनिन ने काफी कुछ चेंजेस लाया था, क्योंकि पहले वो पॉजिटिव पॉजिटिव देख रहा था, देन नाउ इट्स बिकमिंग नेगेटिव, जो कि लोगों को नहीं अच्छा लगता। रशिया के लोगों को, रशिया के लोगों को उनकी आवाज दबाना नहीं पसंद है मेनली, बट यहाँ पे यही हो रहा था कि उनपे नजर रखी जा रही है, उनकी प्रॉपर्टीज को आप एक तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर रहे हो, तो ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही थी। तो इसमें क्या हुआ कि सिविल वॉर हुई, और क्या हुआ, तो सिविल वॉर में क्या था, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, थ्री पार्ट्स में हुआ, थ्री ट्रूप्स थे, ये ऑर्गेनाइज्ड थे। ठीक है, रेड, रेड मतलब थे ये बोल्शेविक्स, रेड मतलब बोल्शेविक्स, भूलना नहीं है। ग्रीन मतलब जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, यानी कि पेजेंट्स थे। देन व्हाइट में थे जो जारिस्ट से, जो जारिस्ट, जारिस्ट मतलब जो जार की याद में आंसू बहाने वाले, या जार को मिस करते रहने वाले। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या करते थे, ये जो ग्रीन वाले थे, जो आपके जो पेजेंट्स थे, ये व्हाइट्स को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनके पास बहुत दे वो वेरी वेल्दी, पैसा था, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, और वो सुनते किसी के नहीं थे, तो ये व्हाइट्स को नहीं पसंद करते थे। इसमें ब्यूरोक्रेट्स आते थे व्हाइट्स के अंदर भी, तो ये ग्रीन उनको नहीं पसंद करते थे। रेड वाले जो थे वो तो किसी को पसंद नहीं करते थे, उन्हें ना पेजेंट्स चाहिए थे ना व्हाइट्स चाहिए थे, जो प्रोजारिस्ट थे वो भी उन्हें नहीं चाहिए थे। तो और जो व्हाइट्स थे, इनको भी कोई नहीं चाहिए था, ये भी अपने आप में सर्वे सर्वा थे। ओके, तो जब ये आपस में पसंद ही नहीं करेंगे तो ये आपस में ही लड़े मरेंगे, तो इसलिए क्या था कि ये सिविल वॉर में बहुत सक्सीड नहीं थी। एज these troops bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common. इस सिविल वॉर में क्या था, सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी among whites took harsh step with peasants who had seized land. ठीक है, जो whites थे वो बहुत हार्श कहे जाते थे, वो लैंड्स को ही सीज कर लेते थे। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द नॉन बोल्शेविक्स। ठीक, बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। जो बोल्शेविक्स थे वो जो रशियन एम्पायर के लोग थे उनको भी कंट्रोल करके चलते थे। दे सक्सीडेड ड्यू टू कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जिहादिस्ट। Cooperation did not work. Russian colonists themselves turned Bolsheviks. इन खीवा अच्छा, उसके बीच में क्या हुआ था कि जो सेंट्रल एशिया था, बोल्शेविक्स थे, जो कीवा था, वहाँ पे इन सब जगहों पे जो मैसेकर हुआ था, बहुत ब्रूटली लोगों को मारा गया था। जो
सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे थे उन लोगों को। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कंफ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। अब क्या था, बोल्शेविक गवर्नमेंट का क्या करना था, वो लोग क्या चाह रहे थे, मतलब लोगों को यही समझ में नहीं आता। पहले आप सोशलिज्म का रट्टा लगा रहे हो, उसके बाद आप खुद ही सब कुछ नेशनलाइज करके फिर आप उस पर कंट्रोल कर रहे हो। आप पेजेंट्स को भी नहीं जीने दे रहे हो, आप जो जार प्रो जार्स हैं उनको भी नहीं जीने दे रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारा कंफ्यूजन्स चल रहा था। पार्टली डू रेमेडी दिस, most non-Russian nationalities were given political autonomy in the Soviet Union, यानी कि USSR। अब जो रशिया का नाम था, अब वो सोवियत यूनियन यानी कि USSR पड़ गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। The state of the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922, but since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh discouragement, nomadism, attempts to win over different nationalities were only partly successful। अब ये चीज़ें जो थी, ये कई चीज़ें जो ये बोल्शेविक पार्टी थोप रही थी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं थी वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ के लोग ये नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बहुत तरह से ऐसे हो रहा था कि जिसकी वजह से वहाँ पे कहने को तो आप कर रहे हो, आप नेशनल के मतलब रशिया के बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, बट वो इन शॉर्ट आपके जो वहाँ के जो सोशल वर्कर्स हैं, या फिर आप कह लो कि जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, उनके लिए उनके बेनिफिट में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। सिविल वॉर अपना ऐसे ही नहीं। अगर ये वाइट जो थे, वाइट यानी प्रोजाज एंड ग्रीन जो रिवॉल्यूशनरीज थे, ये अगर हाथ मिला लेते तो मे बी ये लोग एक बार लेनिन की पार्टी यानी बोल्शेविक्स को हरा सकते थे। बट इन लोग में आपस में ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, जिसकी वजह से ये लोग खुद ही आपस में लड़ते रहे। एंड जीता कौन है इनमें? बोल्शेविक्स, उन्हीं की चली अल्टीमेटली, राइट। सो अब इतने सारे दिक्कतों के बाद क्या लगा बोल्शेविक्स को कि अब भाई थोड़ा सोशलिस्ट सोसाइटी को एक सोशलिस्ट सोसाइटी में बनाने का टाइम आ गया है। ठीक है, क्योंकि ये सिविल वॉर की वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो गए थे। एंड ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। उन्होंने फिर भी इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज तो किया ही था। दे परमिटेड peasants to cultivate the land that had been socialized। अभी उन्होंने peasants को परमिशन दे दी थी कि आप खेती करो इन लैंड्स पे, ठीक है, एंड उससे जो अर्निंग हो रही है आप उससे अपना गुजारा करो। Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be। A process of centralized planning was introduced। जो centralized planning थी वो उस समय introduce हुई थी। Officials assessed how the economy could work and set targets for 5 years period। जो पंचवर्षीय योजना थी उसको introduce किया गया था, ठीक है। And on this basis they made the 5-year plans। The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plans। जो पहले के 2 plans थे उनसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट किया गया था। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्या हुआ, जब इस तरह से प्लानिंग्स होती रहेंगी, इतनी सारी स्कीम्स आती रहेंगी, तो नेचुरल सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 एंड 1933 बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल, स्टील। इस समय पे क्या हुआ था, ऑयल, कोल और स्टील में काफ़ी बूम आया था एंड प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से बढ़ा था। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। ठीक, अब क्या था कि जब इतना सारा क्या बोलेंगे इतना सारा ग्रोथ हो रही थी, राइट, इतनी अच्छा सा सब कुछ प्रॉफिट हो रहा था, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। बट जब ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं उसका ड्रॉबैक्स भी होते हैं। सब कुछ हर समय अच्छा अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हुआ। एंड वो अच्छा अच्छा किसके साथ नहीं होगा, वो अच्छा अच्छा पुअर वर्कर्स के साथ नहीं होगा, क्योंकि जो पिटता आखिर में गरीबी है। सारी सबकी मशीनें लग गई, सबकी फैक्ट्रीज बन गई, सब प्रॉफिट कमा रहे हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं, बट
अल्टीमेटली क्या होता है कि जो गरीब आदमी है उसको बेचारे को परेशानी झेलनी पड़ती है, उसकी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ। इन द सिटी ऑफ मैग्निटोगोर्स्क, ये जो सिटी है मैग्निटोगोर्स्क, ये रशिया की, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years। अब जो एक कंस्ट्रक्शन प्लांट है स्टील का, वो कितना बड़ा होगा आप इमेजिन कर सकते हो। आप चाहे गूगल पे एक बार फोटो भी देख लेना उसकी, आई फॉरगॉट टू, यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकती थी, मैं भूल गई, बट आप एक बार गूगल पे देख लेना। तो वो स्टील प्लांट बहुत बड़ा होता है। तो वो 3 साल में बन गया। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वॉट 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। अब क्या इसके लिए वर्कर्स ही ने तो लाइफ अपनी खतरे पे डाली, अपनी हार्ड, मतलब एक तरह से बहुत मेहनत से बनाया। And the result was 550 stoppages of work in the first year alone. In living quarters, in the winter time, at 40 degrees below, people had to climb down from 4th floor to dash across the street to order to go to the toilets. अभी अगर इतनी भारी भरकम फैक्ट्री है एंड उसमें जब आपके यहाँ ठंड का टाइम है, उस समय पे अगर किसी को वॉशरूम जाना है, मतलब वर्कर्स को वॉशरूम जाना है, तो दे हैड टू क्रॉस दैट फ्लोर। 4th फ्लोर से वो ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने स्ट्रीट को क्रॉस करके तब वॉशरूम जाना होता था। तो एक तरह से वो ठंड के टाइम में इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम होता है। तो ये एक उनके लिए बहुत क्रिटिकल कह सकते हैं, क्योंकि इन सब प्रोडक्शंस के बीच में, इन सारी गुड्स के बीच में जो गरीब था उसकी बेचारे की हालत अच्छी नहीं कही जाएगी। ठीक है। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। अच्छा, इसमें स्कूलिंग डेवलप, अब ये हो गई पुअर पीपल की बात, अभी हम थोड़े डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पेजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज। अब जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, उनको भी यूनिवर्सिटी में एंट्री का अरेंजमेंट होने लग गया था। क्रेशेस वर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। क्रेशेस आपको पता होगा, क्रेशेस क्या होते हैं, जिसमें आप अपने छोटे बच्चों को छोड़ सकते हैं फॉर देयर केयर। वहाँ पे लोग होते हैं जो आयाज एंड ऑल, तो वो मेड्स होती हैं जो कि छोटे बच्चों की केयर करती हैं जब तक उनके मदर्स काम कर रही होती हैं। तो इस तरह के क्रैशेस स्टार्ट हो गए थे। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। थोड़े पब्लिक हेल्थ केयर जो कि थोड़े गरीबों की पहुंच में हो, थोड़े सस्ते हो, उनको प्रोवाइड किया गया था। मॉडल लिविंग क्वार्टर वर सेट अप फॉर द वर्कर्स। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। ठीक है। इतने सारे प्रोडक्शंस, इतने सारे डेवलपमेंट्स उसमें जो रशिया के अंदर हुए थे, जो कि बोल्शेविक्स ने थोड़े थोड़े कराए थे, इंडस्ट्रीज में या बैंक्स में कह लो या सोसाइटी में कह लो। ठीक। फिर आता है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन and the USSR. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way of Bolsheviks to power and kept it. तो ये रशियन रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस जो था ये थोड़ा मिक्स था लोगों के बीच में, जैसे कुछ पॉजिटिव भी सोचते थे उसके बारे में, कुछ नेगेटिव भी सोचते थे। ठीक है। तो हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये थोड़ा सा पूरी दुनिया में कुछ इसको फॉलो करते थे और कुछ नहीं करते थे। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वो फॉर्म लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो कि खुद ही बहुत ही पावरफुल कंट्री है, उसने भी इसे फॉलो किया था एंड वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। द बोल्शेविक्स एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो द एक्सपेरिमेंट। बोल्शेविक्स खुद भी अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो सोशलिज्म के हैं, ये सब इनको जो कॉलोनियल पीपल हैं जिनके यहाँ कॉलोनीज बनी हुई है, जो दूसरी कंट्रीज के कंट्रोल में हैं, उनको इनकरेज करते थे टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट्स। इसमें आप ये कह सकते हो कि इंडिया भी बहुत इन्फ्लुएंस था रशिया के रेवोल्यूशन से, बिकॉज वो लोग भी यहाँ ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में रहते थे और ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो ये लोग भी ये चाह रहे थे कि नहीं, हमारे यहाँ भी इस तरह के रेवोल्यूशंस होनी चाहिए। तो इंडिया भी बहुत इंस्पायर्ड था। मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। ठीक है। बहुत सारे जो पार्टिसिपेट नॉन रशियंस थे, ठीक है, जो कंट्रीज थी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो बोल्शेविक ने एक कॉमिंटर्न, जो कि एक कह सकते हैं एक इंटरनेशनल ग्रुप या यूनियन थी,
जिसमें सोशलिस्ट पार्टीज रहती थी, और वो इसमें इनवाइट करते थे ऐसे लोगों को जिनको सोशलिस्ट पार्टी जो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो इस तरह के जो कॉमिंटर्न था इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोल दी थी, ठीक है, ये सोशलिज्म पढ़ाने के लिए या एक तरह से रेवोल्यूशन सिखाने के लिए लोगों को, तो पढ़ाना चालू कर दिया, बताओ। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टैचू। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, तो उस समय यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दिया था, ठीक है, जिससे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल गया था। Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not keeping with the ideas of the Russian Revolution. इसमें क्या था कि कई सोशलिस्ट को ऐसा लगता था कि ये रशिया जो है, इसको बाय चांस ये इतनी ग्रेट पावर मिल गई है, बट ये है बहुत बैकवर्ड कंट्री, एंड कई लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। क्या नहीं आती थी, मतलब कि जो रशियन रेवोल्यूशन था, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इसके साथ, मतलब इसके साइड में थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे। तो जो अगेंस्ट वाले थे उनको ये रशिया कोई बहुत एडवांस कंट्री नहीं लगती थी, ना ही इसके रेवोल्यूशंस को वो इतना वैल्यू करते थे। तो वो लोग कहते थे कि रशिया को जो है इट्स अ बैकवर्ड कंट्री, एंड जो कि जिसको ग्रेट पावर मिल गई है, ठीक, ये ऐसा माना जाता था। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड, ठीक है, इसके जो इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, वो डेवलप तो हो गई है, एंड जिससे पुअर लोग जो हैं उनको एक तरह से ब्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजंस एंड कैरिड आउट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। ये मानते थे कि पुअर को बस खाली एक ब्रेड दे दी जाती है, एंड जो एसेंशियल फ्रीडम है, जो फ्रीडम एक सिटीजन को वहाँ पे मिलनी चाहिए फॉर अ डेवलपमेंट कंट्रीज, फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो वो एक तरह से उनको रिप्रेस किया जाता है, उससे उनकी फ्रीडम को रिप्रेस किया करके रखा जाता है। जो ज़रूरी है, जो फ्रीडम उनको ज़रूरी है, वो ज़रूरी फ्रीडम उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है, बस हैंड टू माउथ खाने को ही मिल रहा है। By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized as socialist ideals still enjoyed respect among its people. अब क्या था, 20th सेंचुरी तक जो इसकी रेपुटेशन थी तो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन कर गई थी, बिकॉज सबके व्यूज़ अलग अलग थे, बट जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थे उसे लोगों से वो नहीं मिल पाई थी। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। वही बात है कि किसी को जम गया, किसी को नहीं समझ में आया, तो किसी किसी कंट्री में उसको सपोर्ट किया गया, किसी किसी की कंट्री में उसको फॉलो किया गया, एंड किसी कंट्री में उसको डिक्लाइन कर दिया गया। तो इसकी पॉपुलैरिटी कभी बढ़ी कभी घटी, तो ऐसे लोगों की सोच पे डिपेंड करता है कि कितना उसने इन्फ्लुएंस किया, ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस किया रशियन रेवोल्यूशन ने। तो यहाँ आपका पूरा चैप्टर फिनिश करती हूँ मैं, एंड आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, क्योंकि मैंने बहुत इजी शब्दों में आपको बोरिंग हिस्ट्री को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। सो अभी आपको ये एक पार्ट खत्म होता है, पार्ट 1, पार्ट 2। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे जो कि आप भी अपने घर में ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे, एंड कीप स्टडिंग, ठीक है, एंड कीप लाइकिंग। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट करिए, आई विल आंसर। एंड डू सब्सक्राइब, डू शेयर। हमारा चैनल है, आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। इफ़ आपको ये बहुत आपको यूज़फुल लगते हैं हमारे वीडियोस, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उनको शेयर करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।